हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आप सब क्लास 12th के राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने खंड एम में पहली इकाई जो कि धर्म को छोड़ करके जो हमारे सिलेबस से हट गया था उसको हटा के हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने खंड ब में पहली इकाई जो कि हमारा एक ही चैप्टर था, उसमें बाकी दो हमारे कट गए थे, हटा दिए गए थे, उनको भी हमने कवर कर लिया है। आज हम वापस से इकाई खंड ए की इकाई 2 में जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन भी बनाएं बीच में, ताकि हमें साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी मिल जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले देखो राजनीतिक सामाजिकरण। तो हमें राजनीतिक सामाजिकरण में देखना है कि राजनीतिक तो सब जानते हैं, राज्य की जो नीति होती है, राज्य को चलाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनको लिपिबद्ध अगर हम करते हैं तो राजनीति हो जाता है। इसी प्रकार उसका सामाजिकरण, यानी हम जानते हैं कि व्यक्ति ऐसा प्राणी है जो समाज में रहता है, समाज में ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज के कारण ही वो उसका अस्तित्व बनता है। तो राजनीति का जो सामाजिकरण है, यानी कि राजनीति जो चले किसके अनुसार चले, समाज के अनुसार चले, उसका जो कार्य है, व्यवहार है, वो किसके आधार पर हो, समाज के आधार पर हो। तो ये कैसी अवधारणा होगी, राजनीति का सामाजिकरण। इस पे हमने देखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका राज्यों का। यानी कि ये जो ऐसी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो हैं, ये ऐसे थे कि इनको उपनिवेशीकरण बना लिया गया था और इनको पे क्या हो रखा था, इन पे कब्जा था दूसरे देशों का। इनमें जब इन्होंने अपनी आजादी हासिल की तो यहाँ की जो राजनीति उसको तुलनात्मक अध्ययन करना इन्होंने शुरू किया, और इस आधार पर क्या हुआ, नवीन अवधारणाओं का विकास भी हुआ। कौन कौन सी धारणाएं सामने आए, जैसे कि अभी हमारे सामने है राजनीतिक सामाजिकरण, ये भी हमारी इस अध्ययन के आधार पर ही निकल करके आई। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान जो है कि बढ़ते हुए अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें कौन, राजनीतिक संस्कृति, राजनीति सहभागिता, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। यानी कि जो राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा है वो किसके आधार पर है, समाजशास्त्र के आधार पर। समाजशास्त्र हमें क्या पढ़ाता है, समाज के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में हमें अध्ययन कराता है। तो राजनीति भी क्या हो गई, एक तरह से समाजशास्त्र से प्रभावित होकर के राजनीतिक समाजीकरण। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं को क्या करता है, मान्यताओं तथा समाज की संस्कृति को अंगीकार करता है। समझ में आया कि समाज में रहता हुआ व्यक्ति समाज के जो मूल्य हैं उनको क्या करता है, अंगीकार करके उनको क्रियाशील रहता है। और प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को क्या करना सिखाते हैं, बोलना, अभिवादन करना और पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान पान की आदतें सिखाता है। जैसे अब हम जानते हैं ना कि हमारे भारत में जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या सिखाती है कि जो भी हमारे घर पे मेहमान आए उसको हम आदर करें, सत्कार करें। तो ये हमारी संस्कृति होगी, और ये हमने कहाँ से सीखी, समाज से सीखी। हमारे समाज में रह के ये हमारे पास संस्कृति आई। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, समाजीकरण, जिसके द्वारा, अब इसको देखना, अंडरलाइन करना, समाजीकरण के समझ में आ गया, हम समाजीकरण किसे खाएंगे, जिसके द्वारा बालक मानव समाज में से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। अब राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसका दृष्टिकोण कब क्या होता है, विकास होता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के राजनीति के प्रति अपना जो ज्ञान है वो प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, राजनीतिक समाजीकरण। तो अब इसमें देखेंगे हम
इस तरह, इसको अंडरलाइन करना कि इस तरह इस तरह की प्रक्रिया को राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। अब हमारा प्रश्न बन गया, क्या प्रश्न बना भैया? राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं? लिखो अपने, राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं? ठीक है। अब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर जो हमारी संस्कृति है उसका एक पीढ़ी से, कौन सी? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करना, हस्तांतरित करना, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है वो ही तो हम करेंगे, उसी पे तो हम चलेंगे। और वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन में इसकी महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है। क्योंकि हमें पता है, हमने इतिहास में देखा कि कैसे राजा का पुत्र राजा बनता था और फिर इस प्रकार वो प्रक्रिया चलती रहती थी। लेकिन हमने जब लोकतंत्र को अपनाया तो लोकतंत्र में भी हमने इन चीजों को धीरे धीरे ढालना शुरू कर दिया। अब प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं। कैसे? भारत का आदर्श क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब इसका 1 नंबर का प्रश्न होता है, क्या प्रश्न लिखे? भारत का आदर्श क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज है। उत्तर मिल गया। और भारत में राजनीतिक समाज द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श क्या है? साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज। इसलिए चीन के नागरिक को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने की? राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या सबसे पहले किसने की? अपना प्रश्न लिखना। इसमें किसने की? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक लिखी। कौन सी? एक पुस्तक है उनकी जिसमें उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बताया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसको पुस्तक को अंडरलाइन करना। 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का नाम लिखे, या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसकी पुस्तक है? हमें ध्यान में आ गया। अब आते हैं हम 2 नंबर पे, आमंड एवं पावेल। आमंड पावेल के अनुसार क्या है राजनीतिक समाजीकरण? राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उसकी राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। अब हमारे पास आमंड और पावेल की 1 नंबर का प्रश्न बनता है हमारा कि आमंड और पावेल ने क्या परिभाषा दी राजनीतिक समाजीकरण को लेकर के। अब हमने लिख दी ना, इसकी समझ में आ गई होगी। इसको हमें अंडरलाइन करना, याद भी करना। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये काव्यनाद के शब्दों में। अब काव्यनाद भी हमें बता रहे हैं कि क्या कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हमारे समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक होता है क्या? समाजीकरण। ठीक है। अब हम देखते हैं समाजीकरण के साधन, यानी कि टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब हम समाजीकरण के देखो क्या क्या है। व्यक्ति समाज में रहता है, उसकी समाज में विकसित होता है। परिवार है, जैसे उसका अनेक संस्थाएं उसका साथ देती है। कौन कौन सी संस्थाएं? परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जनसंचार के साधन हैं। इन सब से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास यानी कि अचानक और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती हैं, जबकि कुछ ऐसी संस्था हैं जो औपचारिक तरीके के कार्य करती हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने देखा राजनीतिक समाजीकरण में जो महत्वपूर्ण उपयोग कार्य करती है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है क्या? परिवार। हमारे प्रश्न बन जाएगा ना, ये प्रश्न तो ध्यान में आ जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण के जो संस्थाएं हैं जो इसको प्रभाव में लाती हैं, सबसे पहला क्या आ गया? फैमिली। अब जो व्यक्ति होता है सबसे पहले कहाँ सीखता है? हम भी कहते हैं ना कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। परिवार होता है ना, और परिवार में ही वह अपने रीति रिवाजों को देखता है, परंपराओं को सीखता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखता है, और फिर जिसके
उसे उसे उसमें सत्ता का बोध होता है। अब वो घर में क्या देखता है कि पिताजी जो हैं वो क्या सर्वोसर्वा है, या दादाजी जो हैं सर्वोसर्वा है, उनके हिसाब से पूरे परिवार के कैंडिडेट काम करते हैं। यानी अगर उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ नियम बना दिए, कुछ कानून बना दिए, तो सारा परिवार उनको फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग सबके सब काम करते हैं। अगर उन्होंने किसी ने उनकी बात टाल दी तो उसको क्या मिल जाती है, बाय द वे सजा मिल जाती है। तो बच्चा कहाँ से सीखता है सत्ता का उपयोग, यानी कि राजनीति की जो सत्ता होती है, सत्ता का उपयोग वो कहाँ सीख रहा है, कहाँ से उसको बोध हो रहा है, वो घर से बोध हो रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राजनीति में है समाजीकरण जो आया, सबसे पहले उसको कहाँ से सीखने को मिला, परिवार से सीखने को मिला। इसके बाद उसकी जो है राजनीतिक परिवार में ही रह करके वो अपना विकास करता है, और इसके आधार पर उसमें रीति रिवाजों के आधार पर उसमें परंपरा आती है कि मुझे अपने क्या करना है कि सत्ता का उपयोग कैसे करना है। वो दादाजी को देखता है कि सत्ता का उपयोग कैसे करता है, और उसके बाद पिताजी को देखता है, उसके बाद फिर माताजी को देखता है कि माताजी सबका काम कैसे करती है। यानी कि हर तरीके से उसको बोध होता है कि समाज में शक्ति का उपयोग परिवार से कैसे उसको आगे लेके जाता है। सेकंड जो उसका है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखते हैं कि जब बच्चा घर से निकलता है तो फिर कहाँ जाता है, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा ना, शिक्षण संस्थाओं में जाएगा ना। तो दूसरा उसका जो राजनीतिक समाजीकरण सीखने का जो साधन बनता है वो बनता है शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी की परिवार की होती है। और बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है यानी कि ग्रहण करता है, शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। अब हम घर से सीखते हैं पिताजी को, दादाजी को, उनको हुक्म बजाते हुए। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में देखता है प्रिंसिपल को, देखता है टीचर को, देखता है आदेश देते हुए। सबसे पहले प्रिंसिपल को आदेश देते हुए देखता है, और फिर स्टूडेंट्स देखता है कि टीचर मुझे आदेश दे रहे हैं या कुछ ऐसा मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, यानी उनके पास ऐसी सत्ता है जिसके आधार पर मुझे काम करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया उसका, शिक्षण संस्थाएं। यहाँ से वो देखता है कि राजनीति व्यवस्थाओं की विविधताओं व विरोधाभास के साथ समायोजन करना भी सीखता है। कैसे कि वो सहपाठी होते हैं उसके सामने क्लास में, और दूसरे उसके सहपाठी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, उनसे वो कैसे अपनी रुचियों का, ज्ञान का शेयर करता है, और उनसे आपस की उसकी मित्र मंडली बनती है, कैसे उसमें व्यवस्थाएं करता है। ये सारे जो वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये सब तत्व भी कहाँ सीखता है वो, राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में सीखता है। और क्योंकि शिक्षक अपने आचरण में विभिन्न तरीकों से विद्यार्थी को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास भी करता है। कई बार हम देखते हैं ना कि किसी स्टूडेंट पर अपने टीचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो टीचर चाहे उसकी कितने भी गलतियां करे, लेकिन वो क्या मानेगा, ये मेरा टीचर सबसे बेस्ट है। हमें भी टॉपिक लिखा जाता है ना कि अपने फेवरेट टीचर पर लिखें, तो हम अपने फेवरेट टीचर किसी ना किसी टीचर को मानते हैं, और वो टीचर हमें हर तरीके से लाइक करता है, और हम उसे लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी विचारधाराएं जो है, उसके विचार जो हैं, वो हमें पसंद है या हमसे, हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं। तीसरा जो हमारा आ जाएगा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो हमारा राजनीतिक समाजीकरण का था, बच्चा परिवार से निकलता है, समाज में शिक्षण संस्थाओं में जाता है, उसके बाद वहां पर वो नीतियां बनाना सीखता है, क्लास में एकजुट रहना सीखता है, समूह का प्रतिनिधित्व करना सीखता है, और कैसे सबको साथ लेके चलना चाहिए, ये सब सीखता है। आपस का सहयोग सीखता है, कहाँ, शिक्षण संस्थाओं में। और वहां से फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधाराओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और इस आधार पर लोकतांत्रिक देशों में, साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला जो हमारा प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। अब अलग अलग देशों के क्या होते हैं, अलग अलग प्रतीक होते हैं। राष्ट्र ध्वज होता है, गीत होता है, गान
दिवस समारोह होते हैं, सेना परेड होती है, इनके माध्यम से भी राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में क्या पैदा होती है? आस्था पैदा होती है। अगला जो हमारा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि संचार के साधन। आधुनिक युग तो संचार पर टिका हुआ है ना। हम जानते हैं कि एक कोने से बैठ करके दूसरे विश्व में किसी दूसरे कोने में हम जब बैठे हैं तो आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों के माध्यम से। हम आज नेट से हर जगह अपनी बातें फैला सकते हैं, हम अपने हर जगह बातें पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि राजनीतिक समाजीकरण जो होगा वो किसके माध्यम से होगा? संचार के माध्यम से। आजकल हम देखते हैं चुनाव में मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ही किसी पार्टी को बहुत ऊंचा पहुंचा देती है और वो किसी पार्टी को नीचा भी गिरा देती है। विभिन्न कार्यों में देखते हैं हम, किसी नेता के बारे में देखते हैं, बड़ा चढ़ा के अखबारों में आ जाता है और किसी की इतनी सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो ये सब किसका काम है? संचार के साधनों का। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो गया? राजनीतिक समाजीकरण में संचारों के साधनों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी शिक्षण संस्थाओं की होती है, परिवार की होती है और राजनीतिक दलों की होती है। तो आज हमारे समझ में आया होगा कि राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं जिनसे राजनीतिक समाजीकरण हमारा होता है वो हमारी क्या क्या है? परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय प्रतीक है और जनसंचार के साधन है। अब हम आज इसमें देखते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन मान के चलो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और इनको अच्छे से याद करो क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ता है ना तो हमारा इन्हीं में से आ जाता है। तो राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना। यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बनती है। नंबर 2 क्या? राजनीतिक समाजीकरण के साधन हमें समझ में आए क्या? परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन। अगला, शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसका राजनीतिक समाजीकरण उतना ही सुदृढ़ होगा। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन करने हैं और इसके आधार पर आपको और भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसके आधार पर हम करेंगे। तो ध्यान रहे, लगातार वीडियो को देखते रहे, समझते रहे, जो समझ में नहीं आता है उसके लिए कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।